नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मैत्रेयी पुष्पा जी की कहानी कृतज्ञ। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए कृतज्ञ। सारी रात अनुपम सो नहीं सके। हालांकि सोते समय उन्होंने लारपोच की गोली ली थी। वे जानते थे कि नींद आना संभव नहीं। चिंताओं के बवंडर मस्तिष्क को मथने पर निरंतर आमादा हैं। दवा ने प्रभाव नहीं दिखाया। वे पलक झपकाने को तरस गए। यदि कल रुपया नहीं मिल पाया तो पूरा भुगतान जमीन के मालिक को नहीं कर पाए तब पूरा 25,000 अग्रिम राशि का मारा जाएगा। जीवन भर की कमाई से ले देकर यह जमीन खरीदने की सोची थी, वह भी हाथ से जाती रहेगी। लगभग रात के 3 बजे नींद की एक गोली पानी के साथ और निगल ली। तुम सोते क्यों नहीं? सवेरे फिर जल्दी उठकर चलना है। कार ड्राइव करनी है तुम्हें। वसुधा औंधियाए स्वर में बोलकर फिर गहरी नींद सो गई। वे मुंह अंधियारे ही चल दिए थे। साथ में वसुधा थी। बैंक खुलने के समय से पहले ही पहुंचने की हड़बड़ी में उन्होंने कई बार कार हाई स्पीड पर चलाई और मथुरा यथा समय पहुंचने में सफल हो गए। शनिवार का दिन था। बैंक में केवल 12 बजे तक पैसे का लेन देन। दिल्ली में ही प्रबंध हो गया होता तो यह मारामारी न मचती। वे झुंझला उठे। अपने मित्रों पर भारी क्षोभ था, जो कहकर भी मुकर गए। असमर्थता में दांत निपोर उठे, वह भी ऐन वक्त पर। मथुरा बहुत दिन बाद आए थे। रिक्शे, साइकिल और रेहड़ियों के उफनते सैलाब में चलने की आदत छूट गई थी अनुपम की। आपस में भिड़कर कार निकालना दुष्कर था और बेहद खतरनाक भी। लोगों की छोटी छोटी लापरवाही पर वे अनायास ही उबल पड़ते। साले देख कर नहीं चलते। ट्रैफिक डिसिप्लिन है ही नहीं यहाँ। वसुधा ने कुछ कहना नहीं चाहा। व्यर्थ ही तन्मयता में व्यवधान पड़ता। इस मटमैले उजड़े खंडहर से शहर में वे कैसे रहा करते थे, सोच नहीं पा रहे थे। खैर, एक कोने में कीचड़ के ढेर को बचाकर नरम मुलायम सफेद खरगोश सी मारुति संभाल कर खड़ी कर दी। 2 बार पीछे को लौट लौट कर स्थान का मुआयना किया, फिर आश्वस्त होकर आगे बढ़े। पुराने गोलाकार किले नुमा द्वार से बैंक के भीतर प्रवेश किया था। वसुधा को एक स्थान पर खड़ी रहने का आदेश दे गए और स्वयं एक सीट से दूसरी पर झपटते से फिर रहे थे। हर बाबू के पास जा जाकर अपनी व्यथा उगल रहे थे। आप तो बैंक की हालत देख रहे हैं साहब। इमारत बन रही है। रजिस्टर फाइलें सब उलट पुलट हो गई हैं। सीट पर बैठे सज्जन ने चल रहे काम की ओर इंगित किया। टूटी फूटी इमारत, कुछ एक कमरों में सिमटा बटरा पूरे बैंक का असबाब, ईंटों तथा सीमेंट से पटा पड़ा धरातल, राज मजदूरों की कन्नी तसला बालू रेता के साथ एक होती भुड़भुड़ी देहें ऊपर सीढ़ियों पर टंगी हुई, नीचे काम में तन्मय डोलती हुई। फर्श पर मिट्टी से बनी खेतों की सी छोटी छोटी क्यारियां, सभी में भरा हुआ पानी ऊपर तक लबालब। उसी गंगा में जूते भिगोते ही तो वे वसुधा के साथ अंदर पहुंचे थे। सब देख सुनकर उनका चेहरा उतर गया। क्लर्क तरस खाने लगा। ऐसा करो, उन साहब से मिल लो, शायद आपका काम आज ही हो जाए। वे लपक कर उस सीट पर पहुंचे। आप सोमवार को आ जाओ तो तसल्ली से आपका काम कर देंगे उसी दिन, वादा करते हैं। फिक्स पर ऋण देने की औपचारिकताएं भी तो कम नहीं होती। जमा करना हो तो 5 मिनट नहीं लगते। कहकर वह लाचार हो उठा। मैनेजर कहाँ है? वे अफसरी लहजे पर उतर आए। अभी अभी गए हैं बाहर जरूरी काम से, सपाट सा उत्तर मिला। वे चुप बैठ गए, हताशा की परिधि में समाये, तनाव के नीचे दबे हुए, कुछ थरथराए से। और कोई युक्ति नहीं? उन्होंने बाबुओं को चारा डालकर ललचाने का यत्न किया। कैसी बातें करते हैं आप? यदि हो सकता तो हम आज ही ना कर देते आपका काम। अच्छा, आपके बैंक में कोई हरीश काम करता है,
हरीश कुमार गुप्ता। हाँ हाँ, आप जानते हैं उन्हें? हरीश नाम सुनते ही वसुधा के मुख पर प्रश्नवाचक चिन्ह उभर आए। कौन हरीश? अरे वही मुरली, अपने हरिशंकर चाचा का। किसी ने बताया था इसी बैंक में लग गया है। हरीश नाम है मुरली का? वसुधा मन में सोचती रही। सफेद कमीज पैंट पहने कद्दावर छरहरा युवक सामने आकर खड़ा हो गया, ताजगी भरा हुआ चेहरा। भाभी, भाई साहब! हर्षित विस्मित स्वर। वसुधा को तुरंत पहचान गया वह। पांवों पर झुककर उसकी आंखें आह्लादी भाव से चमक उठी। गुप्ता जी, ये बेचारे बड़ी देर से आए बैठे हैं। ऋण लेना है आज ही। बैंक की यह हालत। हरीश का सहयोगी उसे पूरी स्थिति समझा रहा था। महज संयोग था कि मुरली उसी बैंक में मिल गया, देवदूत की तरह, निस्सीम मरुस्थल में स्वच्छ शीतल प्रपात सा। अनुपम को आरामदेह कुर्सी देकर आत्मीय वरिष्ठ स्वजन की तरह बैठा गया। भाभी के लिए स्वयं कुर्सी खोज कर डाल गया। चपरासी से बीच बीच में कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कुछ खाने को लाने के लिए कह गया। स्वयं उस सीमित पलक झपकते समय में रजिस्टरों की खोज करता पसीने में नहाता रहा। फॉर्म भरकर संबंधित लोगों के हस्ताक्षर कराने को मिन्नतें करता, रिरियाता एक से दूसरे पर भागता रहा। कमीज भीगकर पूरी पीठ से चिपक गई थी। हुमस भरी दमघोटू गर्मी में माथे पर पसीने की धार अबाध गति से बहती रही। कभी यहाँ कभी वहां वसुधा उसे मुंह सुखाए दौड़ते भागते देखती रही। किस लिए ऐसी जी तोड़ मेहनत, और किस लिए अपने बूते से बाहर की पुरजोर कोशिश? किस बात का प्रतिदान कर रहा है यह? बरसों पहले जब वह हमारे यहाँ आया था, भयंकर शीतलहर थी। ओले गिरने के बाद की सनसनाती तेज हवा कपड़ों के मोटे लबादों के बीच से शरीर छेदती हुई। 9-10 बजे तक सूरज नहीं दिखता था। घड़ी दो घड़ी को उदय भी होता तो ठंडा पीला कमजोर सा, अस्तित्व विहीन। चारों ओर धुंध की चादर से ढका निस्सीम संसार। कोई पाखी पखेरु न दिखता था। आदमी सड़क पर चलते बौने से हो उठते ठंड से सिकुड़े हुए। अखबार में छपा था, पिछले 50 वर्षों में ऐसा शीत नहीं पड़ा। ऐसी ठिठुरती सुबह के धुंधलके में द्वार पर दस्तक हुई, बहुत हल्की, शालीन। उसके ठीक पश्चात घंटी का अनायास नन्हा सा स्वर, जैसे किसी का हाथ अनजाने ही स्विच बटन पर धर गया हो। भ्रम हुआ कि सचमुच द्वार पर कोई है या यूं ही। वसुधा ने शॉल चारों ओर से कसकर लपेट ली, फिर भी सीधी खड़ी होने में देह साथ नहीं दे रही थी। सिकुड़ी सिमटी दरवाजा खोलने चल दी। किवाड़ों के दोनों पल्लों के बीच खड़ी वह आगंतुक को कुछ पल देखती रही, निर्निमेष, अपलक, चिन्हने का भरसक प्रयत्न। पहचान मजबूत थी। मुरली हो ना? उसने सिर हिलाकर स्वीकृति दी। मैंने तुम्हें बच्चा देखा है, छोटा सा, तुम्हारे बचपन में। भाभी, कहता हुआ वह वसुधा के पांव में झुक आया। उसके होठों का रंग ठंड के कारण गहरा जामुनी हो गया था। बोलते समय दांत स्पष्ट किटकिटाहट में बजने लगे। बेनाप लंबा सा रेतीले रंग का जीर्ण स्वेटर, जगह जगह से छेददार। बालों में भोर के गीले कुहासे की धुंधवाई सफेदी, महीन बर्फ की दानेदार परत सी। रह रहकर प्रकंपन की ठंडी फुरफुरी उठ रही थी उसके शरीर में। 14-15 वर्ष का वह किशोर बालक, बड़ों के से गांभीर्य में सिमटा, प्रौढ़त्व के भार से दबा सा। अंदर आ जाओ। वसुधा के मन की ममता छलक पड़ी। वह ठिठका ही रहा, सहमे शश शावक सा। आ जाओ ना। दृढ़ आग्रह पर वह सुगबुगा उठा। गीले रेत मिट्टी में सने लिसड़े हुए सैंडल संकोचमयी स्थिति में डूबा बाहर ही खोलने लगा। झिझके हुए नत नेत्रों से फर्श को टटोलता वह अंदर के कमरे में सरक आया। वसुधा ने हाथ से बैठने का संकेत किया। वह पल भर सोफे के पास पड़ी कुर्सी को घूरता रहा। दूसरी बार हुक्म पाकर सिकुड़कर बैठ गया। कैसे आए मुरली? साधारण सा प्रश्न था, मगर आत्मीयता भरी अनुगूंज से सराबोर हुआ। वह मुख पर घिर आए संकोची भावों से पल भर को मुक्त हुआ।
सहज भाव से कुर्सी के हत्थे पर अपनी ठिठुरी हथेलियां फेरता रहा। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ, फिर बातें होंगी। वसुधा मथुरा में छूटे अतीत से जुड़ने की हिलोरमयी उत्फुल्लता में जल्दी जल्दी पांव बढ़ाने लगी। वह रसोई घर की ओर मुड़ी ही थी कि भाभी, सहसा मुरली का भर्राया स्वर गूंजा। वह पलट पड़ी। भाभी, बाबूजी। आवाज अधिक भारी हो उठी, अवरुद्ध कंठ में भिंची हुई सी। क्या हुआ बाबूजी को? वसुधा का चिंताग्रस्त विस्मित प्रश्न। बच पाएंगे कि नहीं उन्हीं को लेकर तो? कहते कहते उसकी आंखें तरल हो आईं। घनी पलकों के बीच से मोती सी सफेद बूंदें पानीदार राह बनाती हुई कपोलों पर ढुलकने लगी। मुरली, सांत्वना भरी हथेली का ऊष्म आत्मीय स्पर्श पीठ पर महसूसते ही उसके भीतर के धीरज की दीवार यकाएक ढह गई। वह जार जार रो उठा। बरसों का अंतराल पल भर में पिघलकर वसुधा को बच्चे से जोड़ उठा। कहाँ हैं बाबूजी? यहीं मेडिकल इंस्टीट्यूट के बाहर। गहरी हिचकी के बावजूद वह वाक्य के टूटते खंडों को जोड़ने का प्रयास कर रहा था। अकेले? नहीं, साथ में मां है। उसने हथेलियों से आंसू पोंछ लिए। नाक लाल थी, जुखाम जैसा हो आया। करुणा में समाई वसुधा चाय का प्याला उसके हाथ में थमाकर अपने बेडरूम की ओर दौड़ सी गई, जहां अनुपम रजाई में दुब के अखबार देख रहे थे। ब्लोवर गर्म हवा फेंक रहा था निरंतर। कमरे का तापमान बाहर की अपेक्षा आरामदेह था, शून्य हाथ पांव में चेतना का आभास कराने में सक्षम। कौन है? अनुपम के चेहरे पर जिज्ञासा फैल गई। मुरली है अनुपम। कहते कहते वसुधा का मन भर आया, करुणा उमड़ने लगी। कौन मुरली? प्रश्नात्मक स्थिति में उलझे अनुपम की भवों के बीच की जगह सिकुड़कर छोटी हो गई। वे ही मुरली? अरे वे जो मथुरा में अपने पड़ोस में रहते थे, मीरा के छोटे भाई। इतने सवेरे? असमय किसी के घर का द्वार खटखटाने की धृष्टता पर अनुपम के मुख पर क्रोध मिश्रित अचरज की तीखी रेखा खिंच गई। वे फिर अखबार के भीतर सिमट गए, देश विदेश की खबरों को आत्मसात करते हुए। परेशान हैं बेचारे। उनके बाबूजी विकट बीमार हैं अनुपम, यहीं मेडिकल में बिठा आए हैं। अनुपम ने तनिक देर को अखबार से सिर निकाला और फिर यथावत समाचारों में तन्मय हो गए। साथ में चाची जी आई हैं। वह अनुपम द्वारा बिछाई गई उपेक्षा को फलांग कर अपनी रौ में बही चली जा रही थी। अनुपम ने अखबार के पीछे से सहसा चेहरा उठाकर उसके आगे तान दिया। आंखों में गहरे सोच की झाइयां मंडराने लगी। उन्हें उसी मुद्रा में छोड़ वह उठ आई, दुश्चिंता में डूबे उस बालक के पास। भाभी, भाई साहब तनिक मेरे साथ। अधूरा वाक्य छोड़ वह आशा एवं आतुरता से उसे निहारने लगा। बुझी आंखें चमक आईं। वसुधा फिर उल्टे पांव अनुपम के पास लौट गई। अनुपम, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ ना, अखबार फिर पढ़ लेना। मुरली के साथ जरा अस्पताल तक। तुम तो सब डॉक्टरों को जानते हो। थोड़ी सहूलियत। पति से अधिकार पूर्वक कहकर स्वयं रसोई में चली गई। बेचारे भूखे प्यासे सर्दी में ठिठुरते। हाय राम! सोचकर महरी को बर्तनों से हटाकर हाथ धोकर आटा गूंथने का आदेश दे डाला और स्वयं सब्जी काटने में लग गई। ड्राइंग रूम में वसुधा की निगाह गई तो मुरली के पास सामने ही गाउन की जेबों में हाथ गरमाते अनुपम खड़े दिखाई दिए। वह तनिक आश्वस्त हुई। अनुपम कुशल मंगल आपत्ति विपत्ति की खबर लेंगे तो आत्मविश्वास बंधेगा बालक को। हम क्या कर सकते हैं भाई, करना तो डॉक्टर को ही है। अनुपम के सपाट बेलाग वाक्य सहानुभूति से अछूते। आलू की त्वचा छीलते वसुधा के हाथ सहसा थम गए। मैं चलता तेरे साथ, पर जरूरी काम है मुझे। तू ऐसा कर, कैजुअलिटी में दिखा ले। मरीज सीरियस होगा तो वे स्वयं भर्ती कर लेंगे। मैं डिपार्टमेंट से फ़ोन कर दूंगा। अपनी बात कहकर अनुपम कुर्सी पर बैठे कमरे में सजी एंटीक सीनरीज और शो पीसेस पर तैरती निश्चित दृष्टि का वृत्त बनाते विरक्त भाव से बैठे रहे। मुरली मूक बधिर सा, वह स्तब्ध औसन्न।
असंभावित नितांत रूखापन, अनुपम का इकहरे टूटते तार सा लटकता आश्वासन। कल्पना नहीं की थी ऐसी। पति के विरक्त भाव पर एक पल को विश्वास नहीं कर पाई वह। क्या कह रहे हो अनुपम? चाचा जी सिर्फ एक मरीज और कुछ नहीं। इस बच्चे को कौन पूछेगा इतने बड़े अस्पताल में? मरीजों की धक्कम धक्का, परिचारकों का जन समुद्र। तुम चले जाते तो। एक और को ले जाकर उसने चिरौरी भरा मनवार कर उनकी बाहें थाम ली, आत्मीयता से, अधिकार से। इसमें पूछने न पूछने की कौन सी बात है? इतनी दूर से बाप को लेकर भी तो यह बालक ही आया है। इमरजेंसी में दिखा लेगा। उन्होंने साधारण तर्क की छुरी पर धरकर पत्नी के गहरे अपनत्व को उड़ा दिया। अनुपम, ये कोई सड़क चलते राहगीर नहीं, अपने घर से घर मिला था इनका, छज्जे से छज्जा, और फिर अपनी बिट्टू इन्हीं के हाथों। याद है कुछ? शीत सरकती रात को दाई के लिए भागे फिरे थे चाचा जी। तुम भी कब कब की पुरानी बातें उखाड़ कर बैठ जाती हो। समझती क्यों नहीं? एक बार अपनी जिम्मेदारी पर मरीज भर्ती करा दो, फिर बस सुबह शाम हर समय वह तुम्हारा खाना पीना जीना हराम कर देगा। आज दवा नहीं, कल डॉक्टर से कह दो ध्यान से देखे, खाने का प्रबंध, रहने का इंतजाम, 100 झंझट। कौन करेगा यह सब बेबात का बवाल बेमतलब? मुझे और भी काम है अपने। अनुपम ने लंबा सा क्षुब्ध भाषण देकर बलपूर्वक उसके हाथों से अपनी बांह खींच ली। वह मूर्ख सी देखती रह गई अनुपम को एकटक। इतना गूढ़ ज्ञान, सही समीकरण, दुख, आश्चर्य और विस्मय भरा खिसियानापन आत्मा को कांच की तीखी धार सा काटता चला गया। अब तक का पाला हुआ व्यामोह मुलम्मे के पत्थर सा लोहे की कठोर सलाख से उतरता चला जा रहा था। शेष क्या था? अकथनीय कचोट, आस्था को ध्वस्त करता अव्यक्त गणित ज्ञान। लखनऊ से अनुपम के मित्र के कोई दूर के रिश्ते के बीमार मामा आए थे। तब तो ऐसा नहीं हुआ था। पूरा असबाब उन्होंने हमारे घर पटक दिया था। दर्प भरी उनकी पत्नी के नाज नखरे अलग, ड्राइवर, नौकर और चमचों की जमात। सुबह उठाकर 10 बार तो चाय बनती, फिकती, फिर बनती। नाश्ते में 12 बज जाते। फिर अस्पताल खाना ले जाने उनका नौकर 1:30 बजे ही सिर पर सवार हो जाता। अनुपम चकरघिन्नी की तरह कभी डिपार्टमेंट तो कभी घर घुमेर खाते रहते। पालतू पशु से उन्हीं के हुक्म पर उठते बैठते। एक बार भी माथे पर शिकन नहीं देखी थी। वह ही झुंझला उठती। क्या है, जैसा हम खाते हैं ये नहीं खा सकते? बच्चे छोटे हैं, क्या क्या करूं? अरे भाई, भारी ओहदे पर हैं, मंत्रियों को भी नचा दें ऐसी पोस्ट है इनकी। होटल का खाना कितने दिन खा सकता है कोई? इस समय संकट में है। हमारा कोई काम पड़ेगा तो आनन फानन। अनुपम उसे समझाते, पर आज ड्राइंग रूम की ओर बढ़ नहीं पा रही थी। जहां खड़ी थी उसी सीमेंट के फर्श से चिपके पांव उठते न थे। कैसे जाती उस आगंतुक के समीप जो सहज विश्वास बांधे इस देहरी पर बैठा था? डॉक्टरों से अधिक आस्था वह अनुपम पर टिकाए बीमार ढहते पिता के साथ मथुरा से यहां तक आपत्तियां झेलता सहता विपदा का मारा आया था। अपनी ओर आती हुई पांवों की आहट पर कान लगाता हुआ आतुरता से अनुपम की प्रतीक्षा में उठने की सी अधर मुद्रा में कुर्सी पर टिका था। मुरली, तुम चलो, कैजुअलिटी लिखा है ना जहां, वहीं। दरबान से पूछ लेना डॉक्टर कहाँ है। वह उससे कैसी सतही बातें समझाने का प्रयत्न कर रही थी, जैसे किसी अनजान राहगीर को उसके गूढ़ गंतव्य की ओर उंगली दिखाकर तटस्थ भाव से अपने घर की ओर चल दी हो। भाई साहब कब आएंगे भाभी? जिस प्रश्न का उत्तर वसुधा के पास नहीं था, उसे ही अधीरता से वह उसके समक्ष पसार बैठा। भाई साहब को बड़ा जरूरी काम है मुरली, आवश्यक मीटिंग। वह किसी तरह उसके प्रश्न को फलांग गई। वह बेहद हताश हो उठा। सूनी सपाट आंखों में पनीली परत उतर आई। फिर नमस्ते भाई साहब, अंदर की ओर चले जा रहे अनुपम की ओर हाथ जोड़ दिए। भाभी मां मिलने को कह रही थी। सीढ़ियों पर उतरते उसे अचानक याद हो आया।
वह इस घर से मिले परायपन के कसैले स्वाद को गले में उतार कर भी आत्मीयता जोड़ने में लगा था। हाँ ना ना कुछ भी नहीं कह पाई वह, केवल कातर भाव से उस निरीह भोले बालक को देखती रही जब तक वह सीढ़ियां उतरा, जब तक कि वह सड़क के ठंडे धुंधलके में खो नहीं गया। अनुपम के जाते ही कटोरदान में पराठे भरकर अस्पताल की ओर भागी थी वसुधा, तेज चाल और भीतर उठ रहे चक्रवात से हाँफती हुई। सांस जुड़ती न थी। भरी ठंड में अंदर से गर्मी का भभूका सा उठने लगा। ज्यादा दूरी नहीं थी, केवल एक सड़क को पार करना था। फिर भी सांसों की तेज धौंकनी हाँफते हुए कैजुअलिटी में घुस गई। डॉक्टर साहब, हरिशंकर नाम का कोई मरीज। हरिशंकर गुप्ता कहाँ है? स्वर अंत में रिरिया उठा। डॉक्टर साहब जब तक रजिस्टर में नाम खोजते तब तक केबिनों के पर्दों को उठा उठा कर देखने लगी। 1 2 3 नहीं, चौथे पर्दे के पास आंखें ठिठकी रह गईं। पत झिन्ना तार तार धोती में लिपटी बुढ़ियाती कमजोर काया उसे चाची जी की अनुकृति सी लगी थी। रोगी पर झुकी हुई वृद्धा उसके कान के पास मुंह ले जाकर पूछने का यत्न कर रही थी। वह पल दो पल अनचीने भ्रम में खड़ी रही। धीरज नहीं बन सका। पीछे से पीठ छूकर अपनी ओर उन्मुख करने का झिझकता सा प्रयास। सहसा बुढ़िया मां पलटी। चाची जी, अनायास ही मुख से निकल पड़ा। त्वचा में लिपटे अस्थि पंजर को निःसंदेह वह पहचान गई थी। पल भर ठहरकर पांव में झुक गई। वे अपलक पहचानने के प्रयत्न में खड़ी निस्संग दृष्टि से निहारती रही देर तक। फिर, बहू तू अकेली? अनुपम ना ही आयो? इतने सारे प्रश्नों का सुदृढ़ उत्तर वसुधा के पास था ही कहाँ। बस इतना ही, हाँ चाची जी मैं। बहू, तेरे चाचा जी? वे उनकी ओर इंगित करके कपकपाते स्वर में रोने लगी, विकल वेदना से छटपटाती सी। क्या कहकर धीरज बंधाती वसुधा। सजल आंखों से कभी उन्हें देखती, कभी चाचा जी को। मोटी नसों के जाल में बंधे उनके हाथों को खड़ी खड़ी सहलाती रही। चाची जी यह है। कटोरदान आगे कर दिया। जामे कहाँ है बहू? उनकी मध्यम सी आवाज। ऐसे ही कुछ थोड़ा सा। खानो है? खानो तो हम घर से बनाए लाए हैं बहू। तू काहे को दिक्कत में पड़ी बेटा? आर्द्र भाव झुर्रियों के बीच फैल गया। सांझ को अनुपम के लौटने पर वसुधा ने उनके बिना पूछे ही सारी व्यथा कथा सुना दी। वे मूक श्रोता बने सुनते रहे ध्यानपूर्वक। कटोरदान में खाना ले जाने वाली बात के मुहाने पर यकायक अनुपम के चेहरे की नसें तन गईं। वे भभक उठे। नाक क्रोध में उठने गिरने लगी। ऐसा करो, तुम वहीं जाकर रहने लगो उन्हीं के साथ। यहां लौटकर ही क्यों आई? अपरिमित आक्रोश का उफनता ज्वार, अप्रत्याशित बेअर्थ रोष वह दहल कर रह गई। अनुपम, क्या कह रहे हो तुम? बस 4-6 रोटी और क्या? बस इतना ही तो, और तो कुछ नहीं। 4-6 रोटी की बात नहीं है। गलत लिफ्ट दे रही हो तुम। व्यर्थ में मुंह लगा रही हो। कौन है ये हमारे जो मुंह उठाए यहां चले आए हैं? कौन लगते हैं हम इनके? बोलो। न उठने की तमीज, न बोलने का शऊर। कंजर साले। घर में बेनाप सन्नाटा पसर गया। हर कोना स्तब्ध, हर दीवार सहमी हुई। कानों में सनसनी के बेरोक चक्रवात। बच्चे अनुपम की गुर्राहट भरी गर्जना सुनकर सिकुड़कर बिस्तर में दुबक गए। बिट्टू किताब निकालकर पढ़ने का नाटक करने लगी। मनो छोप भरी आंखें पापा पर गाड़कर पलक झपकाना भूल गया। हतप्रभा वसुधा। अनुपम ऐसी करुणा विहीन कठोर पाषाणी छाती के भीतर सांस लेते होंगे, उसने कभी सोचा न था। रात भर सम्मिलित बिस्तर पर पड़ी आंसुओं से तकिया भिगोती रही। इतना हक नहीं कि 2 रोटी किसी को? गृह स्वामिनी का आहत स्वत कुचले नाग सा बार बार फुफकार भरता, लेकिन अगले दिन किसी काम में उसका मन नहीं लग सका। मुरली का बेबस उदास चेहरा, चाची जी की झुर्री भरी सूरत पर याचक सी 2 आंखें और चाचा जी की रुग्ण कंकाल काया, उसके मन पर तस्वीर सी छप गई।
उनके पास अस्पताल में अधिक आना जाना न हो सका। पांवों के आगे स्तर की सीमा रेखा खिंच गई। मन बार बार अग्नि रेखा लांघ जाना चाहता था, लेकिन मुरली बार बार घर आने लगा तो चाची जी रोज सवेरे नहाने धोने को दरवाजा खटखटाने लगीं। तब इन विचारों के नुकीले अंकुश राह रोक लेते। अनुपम की चबा जाने वाली नजरों को झेल पाना, अतिथि के अपमान की आशंका उसके पांवों को देहरी के पीछे धकेल देती। काम समाप्त करके स्वेटर की सलाइयां उतारने वह बालकनी में फैले धूप के नन्हे टुकड़े पर जा बैठी। तभी दरवाजे पर हल्की सी थपथपाहट हुई। वसुधा के कान चौकन्ने हुए। फिर वही दोहराव। द्वार खोला। सामने एक सीढ़ी उतरकर चाची जी खड़ी थी। नीचे से ऊपर तक देखती रहीं। उनके पांवों में रबड़ की पुरानी गठी चप्पल, मटमैली धोती पर सूती चादर लपेटे हुए झुकी हुई मुट्ठी भर कद में सिमट आई वृद्धा। आओ चाची जी। वसुधा होंठों में बुदबुदा कर रह गई। न चहक कर बुला सकी, न हिलक कर मिल सकी। सहसा अपनत्व को रौंदता एक दुर्भेद्य प्राचीर उठ खड़ा हुआ, जिसमें कैद मोह माया में रची बसी नारी खड़ी खड़ी सूखने लगी। संत्रस्त आत्मा में गहराए बिछोभ विवशता की प्रतिच्छाया में पनपते विद्रोह को पीती हुई। कहाँ मथुरा से चली थी तो 100 बार कहकर आई थी, चाची जी दिल्ली आना, अपनी बहू के घर को अपने चरणों से पवित्र करना। माँ और सास तुम ही तो हो चाची, बस तुम। वे कुर्सी पर बैठने में अचकचा रही थीं। वसुधा ने कंधों से पकड़कर हठात बैठाने का प्रयत्न किया। कमरे में चारों ओर नजरें फेरती वे सिहर उठीं। संतोषी भाव चेहरे पर उभर आए। कुछ मधुर बोल, बड़ो अच्छो है री बहू, हमारो अनुपम खूब फले फूले, हजारी उम्र करे भगवान। तू राज रानी बनी रहे बेटी, बालक बने रहें। आशीषों की बौछारों के बीच वे भूले बिसरे आह्लाद में आकंठ डूब गईं। दुखी भावों से एक पल को पल्ला झटक बैठी। बिट्टू कहाँ है बहू? वे चाव और लाड से पूछ रही थी। स्कूल गई है चाची। और मुन्ना? वे मनु के लिए पूछ रही थी। चाची, अब चाचा जी की तबीयत कैसी है? वसुधा ने बीच में ही उनकी बात काट दी। जई लिए आई हूं बहू, तू कहाँ ढूंढेगी फिर? उन्होंने सलूका की जेब से एक पर्ची निकालकर उसके समक्ष रख दी। लिखाई मुरली की होगी, वार्ड D2, बेड नंबर 36, दूसरी मंजिल। चाय का गिलास थमाकर वह उनके पास ही बैठ गई। वे पति की बीमारी को लेकर दुखी बीच बीच में रोने लगती। मथुरा आगरे के सब अस्पताल छान मारे बहू, पर रोग की जड़ ना ही पकड़ पायो कोई। जाने मिट्टी कौन सी बिस्बेल शरीर में फैल गई है। मुरली अकेलो कहाँ कहाँ करे। जे तो महीनन से काम पे ना ही गए। मीरा को घर छोड़ के आई हूँ। सिलाई कटाई करके एक बखत की रोटी। कहते कहते उनकी हिलकी बंध गई। अंदर तक से टूट चुकी औरत को वसुधा तसल्ली देती रही, बेबात का धैर्य बंधाती रही। अनुपम के लौटने का समय हो चला था। अदृश्य धुकधुकी चिंताकुल संभावनाएं वह चाची जी को विदा करने की हड़बड़ी में थी। बहू, जाए तू धर ले। वहां अस्पताल में कहाँ कहूँ चोरी चकारी है जाए। उन्होंने पुरानी घिसी मैली सी जंजीर वसुधा के हाथ में धर दी। दवा दारू में का पतो कितने लगें। वे जंजीर की पूंजी पर आश्वस्त थीं। सीढ़ियां उतरते में उन्हें अनायास याद हो आया। बहू, एक भगौना होएगा, कोई कंडम सौ पुरानो। वह दौड़कर रसोई से हैंडल वाला भगौना उठा लाई, जिसे देखकर वे तनिक सकुचा कर बोली, जी तो बहुत अच्छो है, खराब है जाएगा। कोई पुरानो जो तुम्हारे काम ना, आप ले तो जाओ। वसुधा बीच में ही बोल पड़ी। वह उन्हें दूर तक छोड़ आई, सड़क पार तक। चाची जी कहा करती थी, मुरली की बहू तो न जाने कब आवेगी और कहा करेगी। वसुधा है मेरी बहू, मेरी बेटी। सोचते हुए लौटने लगी। बच्चे आ चुके थे। मम्मी, पापा आप पर क्यों चिल्ला रहे थे? कौन थे वे जो सवेरे आए थे? बिट्टू निरंतर पूछे जा रही थी।
कोई उत्तर न देकर वह खाना गर्म करती रही। आप अस्पताल में उन्हें खाना देकर आई थी मम्मी? अच्छा किया। वे भूखे होंगे ना, उनका घर यहाँ नहीं है ना? वह बच्ची का मुख देखती रह गई। यह तू कह रही है मेरी बच्ची? वसुधा ने बिट्टू का चेहरा हाथों में भरकर चूम लिया। पर अभी तू छोटी है बिट्टू, निरीह भोली। बड़ी होकर तू भी। उसके निःश्वास बच्ची के गालों पर जलती ऊष्मा बिखेर गए। वसुधा का मन न माना था। पांव उसी ओर बढ़ गए। सड़क के किनारे खड़ी थी। आता जाता ट्रैफिक, उफ, कारों बसों की सीधी सांप सी कतार बेअंत। दाएं बाएं देखकर सड़क पार करती हुई वह अपनी रौ में चली जा रही थी कि अस्पताल के बाहर पटरी पर निगाह बरबस ठहर गई। 3 ईंटों के बने चूल्हे में इधर उधर से बीनी हुई पतली कांटेदार लकड़ियां, धुंधवाती आग की लपटें और ऊपर वही भगोना चढ़ा था जो चाची जी को दिया था। पीला पानी उफनकर किनारों को छू रहा था। पास ही बैठी एक ग्रामीण लड़की कौवों को उड़ाने में लगी थी। वसुधा खड़ी थी कि चाची जी आ पहुंची। बहू, तू कहाँ कहाँ जा रही बेटी? उनके लिए दाल बनाई है बच्चिया, वे भगौने की ओर संकेत कर रही थी। अब जीवे की आस नाए बची बेटी। कह रहे कि गंगा देई तू अपने हाथ से दाल बनाए के खवाए दे। चाची मैली धोती के छोर से आंखें पोंछ उठी। फूटे कांच ठुकी अलंग दीवार, उसका घर इतना पास, और चाची जी शीत सरकते कुहासे के बीच चौड़े में चूल्हा धरे। उदास उच्छ्वासों में घिरी वह घर लौट आई। अनुपम आ चुके थे। शीघ्रता से भागकर रसोई में गई वसुधा और 2 प्याले चाय हाथ में लिए पति के पास जा बैठी। वहीं गई थी अस्पताल? अनुपम का प्रश्नात्मक स्वर स्वाभाविक सरल था। हाँ, सहज भाव से स्वीकार किया उसने। कैसे हैं अब? पता नहीं, मैं तो अस्पताल के बाहर से ही लौट आई। चाची जी वहीं मिल गई थी। अनुपम की नरमाई सहज प्रकृति देख वह सब कुछ बता देने का दुस्साहस कर बैठी। भगौना देने के संतोष से लेकर उसमें उबलते पीले दाल के पानी की दारुण गाथा तक सब सुना डाला। तुम भी देखाते अनुपम, नितांत भोले भाव से दिया मशविरा। ऐसा करो तुम, उठाओ सामान, जाओ यहां से। आई से गेट आउट फ्रॉम हियर। दिस इज माई हाउस, अंडरस्टैंड? अनुपम का आकस्मिक स्वर प्रहार विस्फोट धमाके सा नीचे सड़क से जा टकराया। गली में चलते लोग ठिठकने लगे। उन्हीं चमारों में बैठो जाकर। पकड़ लाओ, मथुरा से आगरा से तमाम कंगले आ जाएंगे। कोढ़ी दरिद्री, करवाओ सबका इलाज। उस गंदी गली में पैदा होकर क्या सारे मोहल्ले का ठेका ले लिया है मैंने? निरंतर फटते दहकते ज्वालामुखी के समक्ष अपराधिनी सी खड़ी भस्म हुई जा रही थी वह। आखिर क्या हो गया है तुम्हें अनुपम? ये लोग तो इतना तंग भी नहीं करते जितने वे लोग। इस 2 टके के आदमी से उनका मुकाबला? समझती है वे कौन थे? बड़ी इंसानियत की पैरोकार बनी फिर रही है। घर में क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं। जा वहीं बैठ फुटपाथ पर उन्हीं के साथ। सा उनका क्रोध निकृष्टतम रेखा लांघने लगा। अनुपम की अमानवीय चीख से बिट्टू जार जार रो उठी। मनु चीख कर मां की टांगों से लिपट गया। क्रोध और अपमान के मिले जुले विष को घूंटती वह ड्राइंग रूम की ओर भागी थी। मुरली खुले दरवाजे से ड्राइंग रूम में कब चला आया, वसुधा देखते ही चौंकी। वह आवाक पर कटे क्रौंच सा, आशा विहीन दरिद्र, विपत्तियों के उत्पीड़न से आक्रांत। वह मिल नहीं पाई थी तो माँ ने ही पीछे दौड़ा दिया। मुरली, भाभी आई, लौट के चली गई, तू ही मिले आज जाए के। बाबूजी को पूरा हाल चाल बताया। डॉक्टर से अनुपम बात कर ले तो कछु समझे तो सही, हमारी तो समझ में ही ना ही आवत कछु। वह उल्टा लौट गया। पीछे रह गया उसका निःशब्द संभाषण, मौन दृष्टि से झरती पीड़ा। वसुधा कटती चली गई अनगिनत खंडों के बीच। ब्याह कर आई थी, एकाकी सूना घर, सास न ननंद, जिठानी न देवरानी,
निर्जन मकान में निपट अकेली। दूसरे ही दिन से अम्मा ने भेजो है। अम्मा कह रही थी भाभी अकेली होगी, जा वहीं बैठना, भाभी का मन लगा रहेगा। 11-12 बरस की बच्ची फ्रॉक पहने पास पड़े बोरे पर बेधड़क आ बैठी। कभी वसुधा की साड़ी छूकर देखती तो कभी पायल के रौनों को बजाने का असफल यत्न करती। वसुधा मुस्कुरा देती, जवाब में वह भी मोहक मुस्कान बिखेर देती। मैं आपके बर्तन धो दूं? अम्मा ने कहा था भाभी को काम नहीं करने देना, नई ब्याही हैं। वह पुरखिन बनी अम्मा के कथनानुसार रसोई में से जूठे बर्तन बटोर कर मांजने लगती। बहुत रोकने पर भी नहीं मानती। वह मीरा थी, मुरली की बड़ी बहन। रात को बातों के बीच अनुपम को मीरा की बात बताई तो कहने लगे, चलो ठीक है, तुम बोर तो नहीं हुई? भाभी आप खाना ना बनाना, अम्मा बना देंगी। और दोपहर को अनुपम के आते ही मीरा थाली परोसे तौलिया से ढके चली आ रही थी। भाभी महावर लगा लो, मैं नाइन को बुला लाऊं, मेहंदी लगा देगी। अम्मा कह रही थी आज करवा चौथ है, भाभी का व्रत है, भूखी होगी, संग में काम करा लेना। उनकी आत्मीयता वसुधा को गहरे तक बांधती चली गई। अनुपम तो इस गली में जन्म से ही रहते थे, लेकिन वह मन से उपजे संबंध जड़ पकड़कर खड़े हो गए, पनपने लगे और धीरे धीरे सुदृढ़ता से खड़ा होता गया स्नेहिल शीतल छांव का एक वट वृक्ष। इसी आवाजाही के बीच बिट्टू का जन्म हुआ था। चाची ने पूरा ध्यान रखा था। कपिला गाय सी है गई है री बहू, बोल तेरो का खाइबे को मन है? वे पूछती और वसुधा तुरंत बोल उठती, अरबी का पानी वाला अचार। प्रसव वेदना में वे उसके साथ ही थीं, उसे पकड़े हुए। ऐ परमात्मा, विधवा महतारी की अकेली धिये है, निर्वार जल्दी मेरे परमेश्वर। चाची भगवान से पूरे बखत गुहार करती रहीं। फिर तो बिट्टू का नहाना धुआना काजल टीका सब वे ही करती। मेरे हाथ से काजल लगाए के आंखें बड़ी बड़ी है जाएंगी मीरा की तरह, वे कहती और वसुधा अनिर्वचनीय आनंद में समा जाती। बिट्टू की आंखें मीरा जैसी हिरनी की तरह बड़ी बड़ी नीलम जड़ी। शाम को चाचा जी प्रेम खींचते बिट्टू को उस संकरी महीन गली से निकालकर द्वारिकाधीश के मंदिर तक घुमा लाते। बिट्टू गुड़िया की तरह प्रेम में बैठ जाती। वह उसे छज्जे पर खड़ी दूर तक निहार कर सिहाती रहती। अनुपम आए दिन साक्षात्कार के चक्कर में बाहर रहते। चाची जी उनका चिंतातुर चेहरा देखकर तुरंत कह उठती, फिक्र मत करियो अनुपम, हम हैं यहाँ। बहू अकेली नाय रहेगी बेटा, मीरा सो जाएगी, मैं सो जाऊंगी, नहीं तो बहू तालव लगाए के हमारे घर सो जाएगी। अनुपम कभी मीरा के लिए सूट का कपड़ा ला देते, कभी चाची को इकलाई किनारी की धोती। मुरली तो जब करेगो तब, अनुपम की लाई धोती पहरी है मैंने। वे हौस उठती, फूल भरती नई धोती का पल्ला बार बार सिर पर सरकाती। जाड़ा आते ही, मीरा भाई साहब को सूटर बुन दे, बिट्टू के मोजा बुन, बेटी को आदेश करती। होली को गुजिया बनाकर धर जाती। त्योहार को मुंह अंधेरे ही कढ़ाई चढ़ाकर कचौड़ी सेंक डालती। मीरा जा भाभी को दे आ, बालक वारी है, काम धंधे में दोपहरी है जाएगी बाय, नाश्ता में खाए लेंगे दो ही जने। ऐसे ही दिन महीने साल निकल गए। मीरा की फ्रॉक शलवार भिगोते बिट्टू बड़ी होने लगी। एक दूसरे के लिए करते धरते दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन अनुपम को नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला था, दिल्ली के लिए। भरपूर खुशी हुई थी। आंखों में रंगीन रोशनियां झिलमिलाईं। धरती पर सपनों के इंद्रधनुष खिंचे थे। विदा के दिन मीरा बहुत रोई। वसुधा समझाती रही, पगली रोती हो, तुम आना वहां, मैं तुम्हारे भाई साहब को भेजूंगी तुम्हें लेने, फिर देखना चिड़ियाघर, लाल किला, कुतुब मीनार। अब हंस तो चलो। चाची ने खाने का कटोरदान संग में बांधा। नाश्ते के लिए मठरी लड्डू बनाए। लारी बहू आटा और घी, वहां कहां जाते ही नाश्ता पानी में उड़ जाएगी।
चलते समय बिट्टू को चूमा, उसका हाथ थुकथुकाया, नजर उतारी। रिक्शा पर बैठने से पहले वसुधा को छाती से लगाकर खूब रोईं। वह भी रो रो कर उनका कंधा गीला करती रही। आसपास की औरतें आंखें पोंछती जुड़ आईं। वह बहू की विदा थी। विदा वेला का वह दिन और आज का मुहूर्त, संबंधों के वट वृक्ष को चबाती स्वार्थ सोच की अमर बेल, सहृदय संवेदना को चूंटता महानगर का विषैला दूषित प्रभाव और आपाधापी की निस्सीम दौड़ का सतत संयोजन कब अनुपम के मन को रेतीला रेगिस्तान कर गया, पता ही न चला। क्या कुछ नहीं थे वे लोग हमारे? अनुपम से किस तरह पूछती। घर में मचे विप्लव के डर से अर्धांगिनी ने उसी तरह अधर भींच लिए जिस तरह पति की भित्त भेदी गर्जना पर बाहर के द्वार बंद करती फिरी थी। चाचा जी की दशा तो गंभीरतर होती जा रही थी। मुरली फिर 4-5 दिन नहीं आया। वह निस्सहाय, न जाने कैसे वृद्धा माँ के साथ फटी बरसाती मोम जामा की छत तानकर कड़कड़ाती ठंड में फुटपाथ पर प्राणों को गलाता रहा होगा। कभी अधमरी हुई माँ पिता के साथ रहती होगी, कभी भीषण संकट के दलदल में फंसा मुरली। वसुधा ऐसे ही कल्पना कर लेती। बस ऐसे ही एक दिन करुण अंत ने अपना पंजा फैलाया तो मुरली बेबस लाचार फिर उस घर की सीढ़ियां चढ़ता हुआ रात के समय दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। आंखों में आंसुओं का लबालब तालसा बन गया था। होंठ फटकर कौर कौर थे। सूखी पपड़ी के नीचे खून रिसने से बनी गहरी लाल धारियां, कोहनी और घुटनों पर तार तार वस्त्रों में बड़े बड़े गोलाकार छेद। किसी भिखमंगे से बुरी दशा, दीन मलिन शोक संतप्त, कच्ची गदराई उम्र में पाले के मारक प्रहार से उजड़ता सा। बस खुरदुरी कलाई पर घड़ी अवश्य बंधी थी। भाई साहब, बाबूजी जा रहे हैं, आखिरी समय है, एक बार, बस एक। वह अनुपम के समक्ष घिघिया उठा। जो होना है होकर रहेगा, हमारे जाने से ही क्या हो जाएगा मुरली? अनुपम ने न जाने क्यों उस विक्षत हृदय से जवाब मांगा। शाश्वत सत्य के उपदेश तले दाब दिया उसे। कुछ नहीं भाई साहब, बस हमारी हिम्मत, माँ को आपसे। वह आगे प्रयत्न करने पर भी नहीं बोल सका। वसुधा अंदर जाकर झटपट चाची जी की जंजीर हाथों के बीच दबा लाई और मुरली की कमीज की जेब में डाल दी। यह तुम्हारी। मुरली, तुम चलो, हम आते हैं। वसुधा अनुपम के कुछ कहने के पहले ही बोल पड़ी। अपनी वज्र देहरी से उसे हटा देने की चेष्टा में जुटी थी वह। ऐसी नरम स्थिति में पाषाण शिला पर माथा पटकने का क्या अर्थ? मुरली के जाने के बाद आखिरी समय है अनुपम, चलो, कुछ घट नहीं जाएगा हमारा। अब वे जीवित ही कहाँ रहेंगे जो तुम्हें परेशानी देते रहें। पति को पिघला देने का अंतिम प्रयास कर रही थी। चल रहा हूं। अनुपम का शीघ्रता भरा निर्विकार स्वर। वसुधा और अनुपम लिफ्ट की प्रतीक्षा किए बिना ही 2 मंजिल ऊंची सीढ़ियां चढ़ते चले गए। देखो, आंखें खोलो, अनुपम आए गयो, बहू ठाड़ी है, देखो तो सही। तुम कहते रहे कि अनुपम के पास लेके चलो, वो ही मेरा इलाज करवाए देगो। देखी तो ले हुए एक बेर। चाची ने लंबी सांसें भरते चाचा जी का चेहरा हिलाया डुलाया। अनुपम गद्दे के नीचे से निकालकर केस शीट देखने लगे। पलकें खुली, 2 बूंद पानी आंखों की कोरों से इधर उधर ढलक गया। न अधरों में कोई प्रस्फुटन, न हाथ पांवों में कोई गति। ऑक्सीजन मास्क से सांसें दी जा रही थीं। मुरली सिर झुकाए खड़ा रहा। चाची धीमे धीमे सुबकती रही। थोड़ी देर रुककर दोनों चले आए। वसुधा रात भर जागती रही। गहरी नींद में सोए अनुपम को बीच बीच में हिला देती, मगर वे ठंडक के कारण रजाई में लपेटकर खर्राटे भरने लगते। अब तक तो खत्म हो गए होंगे, अनायास ही अनुपम कहे उठे। फिर चाय का प्याला तिपाई पर टिकाकर अखबार देखने लगे। उसे लगा कि झचकोर कर कहे कि चलो, वह अकेला बालक, लेकिन अंतर में समाया भय, प्रताड़ना का संत्रास उसे जड़ करता रहा। डिपार्टमेंट जाते समय होता जाऊंगा।
अनुपम का यह वाक्य सुनकर भी वह गूंगी बहरी बनी रही। घर रीता होते ही वह भागी थी। वार्ड D2 बेड नंबर 36। पता लगा चाचा जी रात ही डेड बॉडी मॉर्चुरी में रखी है। हड़बड़ाती सबसे नीचे की मंजिल मॉर्चुरी में पहुंची। ले गए वे लोग डेड बॉडी। उत्तर मिला तो खड़ी की खड़ी रह गई, निष्प्राण सी, स्तब्ध, सुन्न। अस्पताल के मुख्य द्वार पर खड़ी रही, इधर उधर ताकती, कहीं मुरली, कहीं चाची जी, पर कोई नहीं मिला। वही ग्रामीण बच्ची जो उस दिन दाल के भगोने के पास बैठी कौवे उड़ा रही थी, दौड़कर समीप चली आई। लाश ले गए मुरली भैया। टैक्सी के पैसा नहीं हते तो हमारे बापू के संग जाके अपनी घड़ी बेची और अम्मा जी की जंजीर, यहीं यूसुफ सराय में। अकबक औसन्न वह खड़ी रही देर तक, बौराई बावरी सी, फटी आंखें शून्य में गाड़े। फिर भारी बोझिल कदम घर की ओर धरने लगी। आज न दाएं देखा न बाएं, ना जाने कैसे सड़क पार करती चली आई। कुछ तुड़े मुड़े नोट हथेली के बीच दबे पसीजते रहे। और आज बरसों बाद यहाँ अचानक भर्राता हुआ स्कूटर बैंक के अहाते में घुसा। हड़बड़ाहट में वसुधा की तंद्रा टूटी। वह दूर तक भौचक सी देखती रही इधर उधर, जैसे कोई दुःस्वप्न देखकर जागी हो। कुछ देर में समझ आया कि वह बैंक में बैठी है। मुरली मैनेजर को साथ ले आया। वसुधा उसके कंधे पर हाथ धरे अनुपम का आह्लादी स्वर चहका। आनन फानन सारा काम हो गया। रुपए गिनकर अनुपम ने बड़े जतन से बैग में धर लिए। मुरली ने उबार लिया अनुपम को गहन चिंताओं के अतल अथाह सागर से, पल पल बढ़ते झंझावाती रक्तचाप के उच्च ज्वार से और डूबती हुई धनराशि पर निकलते विकल प्राणों से। मुरली असीम उत्साह भरे अतिरेकी स्वर में कहे जा रहा था, भाई साहब, रास्ते में घर रुका था, माँ खाना बना रही हैं आपके लिए। मगर अब इतना समय कहाँ है? अनुपम ने निराधार बहाना खोजा। वे अजब सी अव्यक्त स्थिति में थे, जैसे आत्मा की गिरावट के ठूंठ में वन उगाए हों और वे उससे निकलने के दुर्लभ प्रयासों को टटोलते असमर्थ निस्सहाय हाँफने लगे हों। मैंने कहा माँ से, मगर वे मानी कहाँ। कह रही थी बहू आई है, ऐसे ही बिना खाए पिए चली जाएगी। फिर वही गलियां, वही रास्ते बेहद संकरे, दीवार से दीवार जुड़ी हुई, छज्जे से छज्जे मिले हुए और मकान से मकान रगड़ खाते हुए। नुक्कड़ पर ही हलवाई चाचा मिल गए। अनुपम बाबू हैं का? कहते हुए लपक कर गह लिया अनुपम को। खड़े पीठ सहलाते रहे। बिल्कुल ही दिल्ली वासी होकर रह गए भैया। पल भर रोककर पत्ते के दोने में मिठाई बांधी और मुरली को पकड़ा दी। अनुपम के साथ रख देना, बच्चे खा लेंगे। मुद्दत बाद उस घर में प्रवेश किया था। वही धुला पुछा ईंटों के खड़ंजे का आंगन, लोहे की लंबी सलाखोंदार बड़े बड़े जंगले। चाची जी, वसुधा उनके पांवों पर झुकी। वे पल दो पल देखती रहीं, खड़ी हर्षाती रहीं, मुख से असीसती शबरी सी, भाव विभोर, बिहवल, गदगद, जैसे उनकी कुटिया में राम और सीता ने पांव धरा हो। स्मृतियों में संजोए अनुपम की पसंद के कसवाई व्यंजन बड़े मनोयोग से तैयार किए थे। बड़े जतन से परोसने लगी। उनका किया सत्कार, वह कृतार्थ भाव। बहू मीरा ब्याह भर देखत रही कि भाभी आवेगी, भाई साहब आवेंगे। रोबत रही बहू तोए याद करके, कारण तो मिला होएगा। वसुधा निःशब्द, कंठ में बबूल की कांटों भरी सूखती टहनी अटक कर रह गई। अनुपम ने 100 का नोट पर्स से निकाला और चाची के हाथ पर धरने लगे। मीरा के लिए चाची, जब आए तब दे देना। डूबती आवाज महीन मध्यम हो चली। ना ही बेटा, मीरा जब मिलेगी तब दे दीजो, कहकर वे रुआसी हो आई। चलने की बेला तक आंखें गीली थी, बिलखने जैसी स्थिति। मुरली, दिल्ली आना, तुम तो आते ही नहीं हो यार, चाची को लिवा लाना। अनुपम के मुख से निकला वाक्य हकलाकर उनके होठों पर ही दम तोड़ने लगा। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।